हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर की क्लासेस। डेट आज की 5 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से आर्टिकल्स जो आज अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, अगर फ्रंट पेज की न्यूज़ की बात करें तो इलेक्शन कमीशन डिवाइडेड। अभी जो पूरा मुद्दा चल रहा है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने जो सेंसर किया है, जो निंदा की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं डिवीज़न देखने को मिला है। उसी को लेकर के ये बातचीत यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताई जा रही है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड हमने एडिटोरियल भी सुबह डिस्कस कर लिया, न्यूज़ भी हमने पहले डिस्कस कर ली, तो आज हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में वायलेंस आउटब्रेक हुआ, उसके चलते ये बताया हुआ है, तो ये भी हमारे इतने काम का है नहीं। बस ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एंट्री होना ये एक कॉमन ट्रेंड बन चुका है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आज आप देख सकते हो उसका असर हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। बाकी ये भी हमारे काम का नहीं है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से सुप्रीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको लताड़ लगाई है कि भाई ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो, क्योंकि दिल्ली में अभी भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी को लेकर के आर्टिकल है, हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी नहीं डिस्कस करेंगे। इधर आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई में कमी है उसमें मेन रीज़न आ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की प्रोडक्शन को रोकना, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसमें ये कहा गया कि इंडस्ट्रियल स्केल पर या इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए जो भी प्रोडक्शन ऑक्सीजन का हो रहा है बोलो उसको एक बार रोक दो, क्योंकि सारी ऑक्सीजन को डाइवर्ट किया जा रहा है मेडिकल के लिए। तो ऐसे में क्या हो गया कि जो इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट थी गुजरात के गांधीनगर धाम के पास में, जो गांधीनगर धाम है वहाँ उनके पास में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर जो बड़े प्लांट्स हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले वो बिल्कुल रुक गए, ठीक है। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली इंश्योर नहीं हो पा रही है। तो वैसे हमने सुबह आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि गुजरात का क्या मॉडल अभी काम कर पा रहा है इस कोविड-19 को टैकल करने में, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे एक्सटेंड करके बताया हुआ है, माइन्यूट डिटेल्स दी हुई है, ज़्यादा कुछ काम की है नहीं। बस आपके लिए छोटी सी टास्क है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में शुरुआत हुई थी 2005 के लगभग, ठीक है। तो आपको देखना है सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, राइट। तो बाकी इसके अलावा एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा है नहीं। आईपीएल का सीन आपको पता है ही कि कोविड-19 इन्फेक्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में चलते अभी आईपीएल को एक बार होल्ड पे डाल दिया है, ठीक है। वर्ल्ड T20 भी कहीं ना कहीं इंडिया में ही होने वाला है, तो उसको लेकर के भी बहुत सारे शक के दायरे चल रहे हैं, वो चीज़ें बताई हुई है। तो देखते हैं अभी क्या आउटकम निकलता है, अभी तो कुछ क्लियर है नहीं। इधर उड़ीसा छत्तीसगढ़ यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, गाँवों में केसेस आ रहे हैं ज़्यादा, उसका बताया हुआ है, तो डिस्कस करने लायक ज़्यादा है नहीं। इधर जो चल रहा है पूरा केओस मुंबई में महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें, वो भी बताया हुआ है, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, ये भी काम का नहीं है। तो जो फ्रंट पेज पे थी वो इस चीज़ का हमने ऑलरेडी समरी ले लिया। आगे चलते हैं अब सीधे। फिर आगे अगर न्यूज़ देखें तो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो लगभग 244 टन की ऑक्सीजन सप्लाई हुई है दिल्ली को आज, उसके बारे में बताया हुआ है, कोई काम की नहीं है। इधर देख सकते हो गवर्नमेंट ने ये कहा कि फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से जो सहायता आ रही है, चाहे वो वेंटिलेटर्स के तौर पे आ रही हो या ऑक्सीजन से कॉन्सेंट्रेटर हो या फिर दूसरी कोई मेडिसिन हो, तो बोलो उनकी फैसिलिटीज़ को 38 इंस्टीट्यूशंस तक पहुंचाया जा चुका है 31 स्टेट्स में, मतलब यूटीज़ भी आ गई है ना, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऐसे में ये चीज़ बताई जा रही है कि इंटरनेशनल सपोर्ट जो है वो इंडिया को बहुत अच्छा मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसके अलावा आप देख सकते हो हैदराबाद के एक जू में कोविड पॉजिटिव एशियाटिक लायंस मिले हैं। 8 एशियाटिक लायंस हैं और उनके सैंपल लिए गए ना सलाइवा के, उसमें कोविड-19 के सैंपल मिले हैं। तो ये चीज़, एक तो ये बात हो गई कि जो एनिमल लाइफ है उनको भी कहीं ना कहीं ये बीमारी छोड़ नहीं रही है। तो दूसरी तरफ ये सवाल आता है क्या कि एनिमल्स जो हैं वो क्या इस कोविड-19 को, इस वायरस को, कोरोना वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं ह्यूमंस में, तो ये एक सवाल है। तो अभी तक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ह्यूमंस में
ये इन्फेक्शन फैलाने में एनिमल्स का इतना कोई चांसेस, इतना कोई रोल है नहीं। दूसरा, ये जो एशियाटिक लायंस हैं इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अभी, और रिकवरी भी अच्छी खासी बताई जा रही है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई एशियाटिक लायंस के बारे में देखना। एशियाटिक लायंस के बारे में आप देखोगे IUCN की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आती है, कौन कौन से रीजन्स में ये देखने को मिलते हैं, इनकी क्या कैटेगरी, और साथ में अभी कौन कौन से फंक्शंस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो एशियाटिक लायंस फॉर UPSC ऐसे करके सर्च करके और आपको रीड आउट करना है इसके बारे में। इसके अलावा देखो, बिहार में लॉकडाउन की बात हो रही है, गोवा में लॉकडाउन की बात हो रही है, जो कि काम का नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया और UK दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में वर्चुअल समिट हुई, और उस वर्चुअल समिट में कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए हैं। उन कदमों के बारे में जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू, डिटेल में देखेंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कैट का नाम है, ठीक है, ये वही मुद्दा है, बॉम्बे वाला ही, महाराष्ट्र सरकार वाला ही, बट हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, कैट, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं जिनको आर्टिकल 323A के अंडर में स्टैब्लिश किया गया, और स्टैब्लिश करने के लिए एक एक्ट पारित हुआ 1985 में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, उसके अंडर में इनको स्टैब्लिश किया गया है। तो बेसिकली आपको देखना क्या है, ए लगा हुआ है यहाँ पे कैपिटल, इसका मतलब ये अमेंडमेंट के तौर पे ऐड हुआ था। तो आपके लिए टास्क क्या है, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B कैपिटल में दोनों, ठीक है, इनके बारे में आपको रीड आउट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके बेसिस पे ये ऐड हुए, नंबर 1, कौन कौन से प्रोविजंस को ये देख सकते हैं, केसेस की सुनवाई कहाँ होती है, जो इनकी सीट्स हैं उनको कौन टैकल करता है, किसके बाद, मतलब इन ट्रिब्यूनल्स का जो वर्डिक्ट है, कोई भी डिसीजन है, उसकी अपील किसके कहाँ पर ले जाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये सीधा सीधा आपके लिए टास्क है। इसके अलावा जो लेबोरेटरीज हैं इन पे लोड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ICMR ने ये कहा है कि इंटर स्टेट ट्रैवल अगर कोई करता है तो आप RT-PCR की रिपोर्ट को एक बार बंद कर दो, क्योंकि अभी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लैब्स पे, रिपोर्ट भी टाइम पे नहीं आ पा रही है, और जो क्रिटिकल जो लोग हैं जिनकी परिस्थितियाँ, मतलब जिनकी सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, तो बोला उनको ज़्यादा आप अटेंशन पे करो। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है ICMR के द्वारा। आगे देखते हैं। अब आ गए हम वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे आप देखोगे कि G7 कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हुई, और इन्होंने चाइना और रशिया को कड़े हाथों लिया है, और ये कहा कि बोलो दोनों को अपनी लिमिट में काम करने की ज़रूरत है। वैसे कोई धमकी वाले स्टेटमेंट नहीं दिए, बट जो भी बातें हुई उन बातों से एक ही कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि G7 कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेटिक मैनर में कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया, और रशिया का तो देखो पहले G8 था ही, G7, तो G8 कैसे बना, रशिया को आउट कर दिया गया जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन से क्रीमिया वाला रीजन हड़प लिया था। ठीक है, ब्लैक सी में है ये लोकेटेड एक जगह, क्रीमिया वाला रीजन, वहाँ से उसको जैसे ही रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करवा के अपने हाथ में लिया, तब से G8 में से रशिया को बाहर निकाल दिया, और अब बन गया है ये G7। ओके, तो आपके लिए टास्क क्या है कि G7 के बारे में UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देखोगे। नोट्स अगर बना रखे हैं रिवाइज कर लो, नहीं बना रखे तो शॉर्ट नोट बना लो। ठीक है, ग्रुपिंग के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके अलावा देखोगे बात, ज़्यादा कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। USA ने 1 मई से विड्रॉ करने की बात की कि हम 1 मई से विड्रॉ कर जाएंगे अफगानिस्तान से। तो देखो तालिबान ने अपनी तरफ से अपनी जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है कि एक तरफ USA और NATO की जो फोर्सेज हैं वो विड्रॉ कर रही हैं तालिबान अफगानिस्तान से, और दूसरी तरफ तालिबान जो है वो वायलेंस क्रिएट करने की कोई मौका नहीं छोड़ रहा। तो ये कहीं ना कहीं अधर झूल में लटका करके जाना है अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा झटका कंसिडर किया जाएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के बीच में डाइवोर्स, ये हमारा काम का नहीं है। और देख सकते हो इधर पोलैंड में इंडियन जो कोरोना वायरस का वेरिएंट जो स्ट्रेन है जो है वो मिला है, तो ऐसे में क्वारंटीन की जो नॉर्म्स है उनको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे यहाँ पे। दूसरा आप देख सकते हो कि म्यांमार में मिलिट्री ने सैटेलाइट टीवीज़ को बैन कर दिया है, ये कह के कि सैटेलाइट टीवीज़ में कहीं ना कहीं हमारी खुद की जो सिक्योरिटी है उसको एक चांस रहता है खतरे का, तो उसके चलते सैटेलाइट टीवीज़ को बंद कर दिया, काम का है नहीं। जर्मनी में फार राइट क्राइम, मतलब पॉलिटिकली इंटेंडेड जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं पिछले 1 साल में। इससे रिलेटेड ये बताया हुआ है।
तो वैसे कोई काम की है नहीं। तो देखो ओवरऑल वर्ल्ड, थ्रू आउट वर्ल्ड अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत कम देखने को मिल रही है। फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे। कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस छोटी छोटी समरी देख लो। बिहाइंड फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल फायर्स, क्या वजह है कि अभी लगातार हॉस्पिटल में लोग तो हैं वो अपनी ज़िंदगी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, बट उल्टा हो क्या रहा है, वहाँ पर आग लगती है और उन पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। तो अभी पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 24 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पर हॉस्पिटल फायर्स हुई हैं और उसमें 93 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। और उनमें ज़्यादातर लोग कौन थे? कोविड-19 के पेशेंट्स। जो लोग जान बचाने गए वहीं पर उनकी डेथ हो गई। ये पिछले 9 महीने का रिकॉर्ड है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें वजह क्या है? इसमें मेन वजह है कि आईसीयूज़ के ऊपर या जो भी हॉस्पिटल फैसिलिटी है वहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट्स का लगातार नंबर्स में इंक्रीज होना और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड इंक्रीज होना। अब लोड इंक्रीज हो गया तो अचानक से अगर कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं और उसके चलते अगर केसेस के बढ़ते पेशेंट्स के नंबर अगर ज़्यादा हो गए हैं एक आईसीयू में, या फिर आईसीयू की जो मशीनरी है उस पर लोड ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या अचानक से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो हैं वो एक्सटेंड किए जा सकते हैं? क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ की जा सकती है? नहीं। तो ऐसे में क्या हो गया कि आईसीयू में लोड ज़्यादा बढ़ गया, मशीनरी पे लोड ज़्यादा बन गया, तो कैपेसिटी से ज़्यादा वायर्स में करंट फ्लो होने लग गया, तो उसके चलते हीटअप हो गए और फिर हो गया शॉर्ट सर्किट। और ऐसे में चल के फिर क्या हो जाते हैं? आउटब्रेक हो जाती है फायर का। ये एक मेन वजह बताई जा रही है कि अभी जो हॉस्पिटल्स में फायर्स लग रही हैं उसके पीछे है कोविड-19 पेशेंट्स की नंबर्स में इंक्रीज होना। ऐसे में एक और चिंता की बात है कि एक तो ज़िंदगी बचाने जाते हैं और वहाँ पर दाव लग जाता है ज़िंदगी का और ज़्यादा, और ज़िंदगी हाथ से निकल जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट उनमें एक ऑप्शन मेन बताया है कि टेम्परेरी हॉस्पिटल्स का प्रोविज़न किया जा सकता है कि जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक पेशेंट की, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए टेम्परेरी हॉस्पिटल्स के प्रोविज़न किए जाए, जहां पर कि ऑक्सीजन की, आईसीयू से या वेंटिलेटर से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेल कराई जाए, और जिससे कि जो पेशेंट्स का जो कमिंग ट्रैफिक है उसको आप डाइवर्ट कर पाओ, राइट। इसके अलावा कंगना रानौत का जो ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड किया है उससे रिलेटेड है, हमारे काम का है नहीं। नीचे आप देख सकते हो असम असेंबली में जो अभी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर आप देखो कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है कि 2016 के इलेक्शंस में 6% विमेन, मतलब टोटल जितनी सीटें थीं उनमें से 6% सीटों पे विमेन इलेक्ट होकर के आई थी, जो कि घट कर के कितनी होगी अब की बार इस इलेक्शन में 2021 के में ओनली 5%। एक चीज़ अच्छी है वो ये कि जो इलेक्टेड इंडिविजुअल्स जो भी आए हैं वहाँ पर एमएलएस के तौर पे असम असेंबली में, उनमें अब 72% एमएलए जैसे हैं जिनके पास में कम से कम बैचलर्स की डिग्री है, मतलब उन्होंने कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया है। ठीक है, बाकी और कुछ काम का है नहीं। तो एक्सप्लेन पेज पे इतना ही था जिसकी समरी हमने ले ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे फर्स्ट आर्टिकल है कि रूरल एरियाज में इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाने के लिए एडाइन ने अपना एक नया ही कॉन्सेप्ट निकाला है। वो ये कि मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस हम लगभग 500 गांवों में ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद में बचे हुए गांवों में इन एक्सपीरियंसेस पे लर्न करके और ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कवरेज कराया जाए, जिससे कि जैसे मेडिकल केयर रिलेटेड जो आज आउटब्रेक कोविड-19 की वजह से हम देख रहे हैं जितनी परेशानियां हो रही है, तो ऐसे में जो भी सिचुएशन देखने को मिलती है गाँवों में कि मान लो वहाँ पर इंश्योरेंस के लिए मेडिकल केयर की ज़रूरत है या फिर वहाँ पर कोई मशीनरी किसी ने परचेज़ कर रखी है उसके इंश्योरेंस नहीं हो रखा, तो ऐसे में गाँव तक इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ करना, राइट। तो उसके लिए 500 मॉडल विलेजेस पे काम किया जाएगा। फिर उसके बाद में उन विलेजेस के एक्सपीरियंसेस से कुछ और बढ़िया रूलिंग्स प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए जाएंगे और बाकी जो हमारा रूरल इंडिया है वहाँ पर भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंक्रीज़ किया जाएगा। तो इसमें यही चीज़ बताई हुई है कि पहले ट्रायल लिया जाएगा कुछ 6 महीनों का, 7 महीनों का, लगभग 3 से 5 साल तक मैक्सिमम। फिर उसके बाद में उन विलेजेस के एक्सपीरियंसेस से कुछ नया प्लान बना करके इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल इंडिया उसको इंक्रीज़ करने के लिए आगे काम किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो कंपनियां हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो CSR का जो फंड होता है ना, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमने बात की थी, या फिर नाबार्ड है, इनकी हेल्प ली जाएगी।
ठीक है, क्योंकि CSR के बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सीधी सीधी जो भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं उन पर, कि भाई अगर आपके पास में पिछले 3 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा लगातार प्रॉफिट हो रहा है, टर्नओवर आपका 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आपकी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी 500 करोड़ से ज़्यादा की हो रही है, तो ऐसे में आपको अपनी इनकम का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसका 2% आपको खर्च करना पड़ेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ये प्रोविजन है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अंडर में। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के ये आर्टिकल यहां पे बताया हुआ है। फिर आगे आप देख सकते हो कि 5G ट्रायल्स के लिए गो अहेड प्रोविजंस खोल दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा कि भाई आप ट्रायल्स करो, और कोई भी टेलीकॉम कंपनी ने चाइनीज वेंडर्स के साथ में कोई टाई अप नहीं किया। इसकी वजह, सबसे मेन वजह आ रही है कि चाइना जो है वो अपनी कंपनीज का यूज़ करके कहीं ना कहीं इंडियन सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर सकता है, तो ऐसे में चाइनीज़ कंपनीज को एक्सक्लूड किया गया। वैसे हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने दिसंबर 2019 में कह दिया था कि बोले चाइनीज़ कंपनीज जैसे कि ZTE या हुएवी, ये जो कंपनीज है बोले इनको हम अलाउ करेंगे कि बिडिंग प्रोसेस में ये भी आ जाएं। ठीक है, 5G की जो भी बिडिंग होगी, जो भी ऑक्शंस लगेंगी, बट जो हमारे मेन जो टेलीकॉम लीडर्स हैं, 3 तो हो गए प्राइवेट सेक्टर के, जिनमें एक तो हो गया भारती एयरटेल, एक रिलायंस जियो इन्फोकॉम, और एक हो गया VI जिसको हम पहले वोडाफोन आइडिया के नाम से जानते थे। तो 3 तो हो गए प्राइवेट, और चौथा हो गया महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL। बोले ये चारों मिलकर के अपने हिसाब से इक्विपमेंट कोई सी भी कंपनी के साथ में इंस्टॉल करवा करके और ये ट्रायल्स कंडक्ट कर सकते हैं, बट इन चारों में से किसी ने भी ZTE और हुवेवी के साथ में कोई कोलैबोरेशन नहीं किया। मतलब बिडिंग तो सरकार ने अलाउ कर दी, बट इन कंपनीज ने कोई टाई अप नहीं साइन किया। अब ये जो 5G ट्रायल्स होंगे ये 6 महीने के लिए होंगे नॉन कॉमर्शियल मैनर में, और फिर देखा जाएगा कि आगे क्या हो सकता है जिससे कि बेटर परफॉर्मेंस दी जा सके। 5G का मतलब 5th जनरेशन होगी, वो भी किसकी, LTE की, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का एक सिस्टम है, ये आप समझो। ठीक है, और ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड जो होगा वो क्या है, देखो 3.2 से 3.67 गीगाहर्ट्ज तक का तो रहेगा मिलीमीटर वेव्स का, और 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज का रहेगा अदर बैंड्स में। इसके अलावा जो उनके पास में ऑलरेडी ऑक्शन के बेसिस पे जो स्पेक्ट्रम अवेलेबल है इन कंपनीज के पास में, जैसे 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, इन पर भी ट्रायल्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता है ही कि क्यों चाइनीज कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन नहीं कर रही हैं ये कंपनियां। इसके पीछे ईस्टर्न लद्दाख में जो एक एग्रेशन दिखाया चाइनीज मिलिट्री ने वो, और दूसरा उसके चलते हमारे यहाँ पर आप देखो कि कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, जिसमें चाइनीज़ हैकर्स कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम्स को हैक कर सकते हैं। इसलिए इन चाइनीज़ कंपनीज़ के इक्विपमेंट्स को यूज़ करने से अपने आप को दूर रखा है इन चारों मेजर कंपनीज ने, जो कि अभी ट्रायल कंडक्ट करेंगी 5G का। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें पोसोको, दैट मीन्स नेशनल ग्रिड ऑपरेटर, पोसोको जो है उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अभी भी फंक्शन स्मूथली चल रहे हैं 24/7। क्योंकि कल हमने एक न्यूज़ देखी थी दर रिपोर्ट एक ब्लॉक में, जिसमें ये बताया गया था कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग है या फिर जो भी पावर ग्रिड को कंट्रोल करने वाले स्टाफ मेंबर्स हैं, वो या तो अपने रिश्तेदार या अपने घर वालों की बीमारी के चलते नहीं काम कर पा रहे हैं प्रॉपरली, या खुद की बीमारी के चलते नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कार्ड किया जा रहा है। दूसरा, हमारे लिए ये काम का है नहीं कि जो एयर इंडिया के पायलट्स हैं उन्होंने बोल दिया, बोले भाई पहले वैक्सीनेट कराओ हमें, नहीं तो हम प्लेन्स को नहीं उड़ाएंगे। तो ऐसे में मई एंड तक जो भी इस जो एयर इंडिया के जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको जैब्स मिलना शुरू हो जाएगी, दैट मीन्स उनको वैक्सीनेट करवाना शुरू कर दिया जाएगा, ये अश्योरेंस दिया गया है, राइट। इसके अलावा हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो यहाँ पर कि जो ट्रेड यूनियंस है ना, उनको नेगोशिएटिंग काउंसिल के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, ये बात बोली जा रही है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड अभी हमें पता है कि 4 इंडस्ट्रियल कोड्स में कंसिडर कन्वर्ट कर दिया गया है,
जो एग्जिस्टिंग 44 डिफरेंट लॉज थे इंडस्ट्रीज के, उनको सम अप करके। तो उनमें से एक जो कोड है, 4 कोड में से एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, और उसमें जो ट्रेड यूनियंस है उनको नेगोशिएटिंग काउंसिल की तरह कंसिडर किया जाएगा। अब नेगोशिएटिंग काउंसिल का मतलब हो गया कि जब कभी भी कोई कानून में कोई चेंज आएगा किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, तो वहां पर इस नेगोशिएटिंग काउंसिल, दैट मीन्स यूनियन, ट्रेड यूनियन के साथ में कंसल्ट डेफिनेटली करना होगा। ठीक है, ये प्रोविजन रखा गया है सेक्शन 14 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसके अलावा एक कोई भी स्टैब्लिशमेंट, वहां पर ट्रेड यूनियन कब काम करती है, जब, अच्छा, कौन सी ट्रेड यूनियन को आप नेगोशिएटिंग काउंसिल कंसिडर करोगे? तो मान लो कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, वहां पर टोटल जितनी मेंबर्स हैं उनका 30% या उससे ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा जो वर्कर्स हैं, वो एक ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, तो वो ट्रेड एक नेगोशिएटिंग काउंसिल की तरह काम कर पाएगी। एक बात। दूसरी कि एक अगर ट्रेड यूनियन जो है उसका टाइम कंप्लीट हो रहा है, दूसरी ट्रेड यूनियन बननी है, तो दूसरी ट्रेड यूनियन को नेगोशिएटिंग काउंसिल का टैग तब मिलेगा जब वो इस पहली ट्रेड के एक्सपायरी से पहले 3 महीने पहले ही इसकी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाए। तो एक तो प्रोविजन क्या हो गया कि ट्रेड यूनियंस बनेंगी कब, दूसरी ट्रेड यूनियन कौन सी होंगी जिनको नेगोशिएटिंग काउंसिल के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं उनके इंटरेस्ट को रखा जा पाएगा मैनेजमेंट के सामने। ठीक है, तो ये है नया अपडेट। बेसिकली अभी फिलहाल तो आप देखो तो ये ट्यूसडे को ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हुए, फाइनल नहीं है, अभी पब्लिक ओपिनियन आएंगे, पब्लिक से कमेंट आएंगे। बस फिलहाल गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन को ये एक तरीके से पब्लिक पोर्टल में रखा है। अब कमेंट्स आएंगे एक्सपर्ट्स के, फिर उसके बाद में आगे बात की जाएगी। अभी फिलहाल ड्राफ्ट है, आगे देखते हैं। अब आप देखो कि खरबूजे को देख के खरबूजा कैसे रंग बदलता है कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड जो बातें चल रही थी उस पर बातचीत को रिवाइवल के लिए राजी हो गया। बातचीत फिर से होगी क्योंकि अभी आप देख सकते हो यूके और इंडिया के अलग से ट्रेड रिलेशंस अब स्टैब्लिश फिर से होने वाले हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि यूरोपियन यूनियन से यूके ब्रेग्जिट कर चुका है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो म्यांमार में जो पोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा, उसको एक बार रोके जाने की कोशिश, बातचीत चल रही है क्योंकि यूएसए ने म्यांमार पे और सैंक्शंस लगा दिए क्योंकि वहाँ पर अभी क्या है, जुंटा रूल, वहाँ की मिलिट्री के हाथ में रूल आ गया। तो ऐसे में यूएसए के सैंक्शंस को ध्यान में रखते हुए अडानी पोर्ट जो है वो म्यांमार में प्रोजेक्ट को एक बार होल्ड कर सकता है या वायलेट कर सकता है, रोक सकता है। अब एक हमारे पास में आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं डिटेल में। अब लास्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट इंडिया एंड यूके बायलैटरल रिलेशंस। मोदी और जॉनसन की वर्चुअल समिट हुई है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इनके काउंटर पार्ट यूके से। तो एक रोड मैप फाइनलाइज किया है 2030 का, मतलब 10 साल का, और बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ये बात की गई है। इसमें जो मेन काम हुआ है वो हुआ है एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप को लॉन्च किया जा चुका है और इसका अल्टीमेटली जो कल्मिनेशन होगा, जो रिजल्टेंट के तौर पे जो टारगेट किया गया है, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। ठीक है, अब आपके लिए छोटी सी एक और टास्क आ गई है कि दो कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं, बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस होते हैं, वो किस किस तरीके से होते हैं। जैसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, पीटीए हो गया, फिर आप देखो यहाँ पर एनहेंस्ड ट्रेड पार्टनरशिप क्या होती है, या फिर आप देखोगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं, मार्केट यूनियन क्या होती है। ये सारी डिटेल आप अच्छे से एक बार रीड आउट करोगे, आपकी जो स्टैटिक की बुक है इकोनॉमी ऑफ इंडिया की, उसमें मिल जाएगा आपको, या फिर जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हो उनमें, कि कौन कौन से ट्रेड डील्स होती है दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनली। ओके, दूसरी तरफ देखोगे बायलैटरल टाइज को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है कि हर एक डोमेन में, चाहे वो मिलिट्री डोमेन हो, चाहे स्पेस डोमेन हो, अलग अलग पोर्शंस में, अलग अलग सेगमेंट्स में दोनों कंट्रीज अपनी एंगेजमेंट को फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। तो ऐसे में, और दूसरा ट्रेड को दोनों के बीच में, यूके और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है बोलो उसको 2030 आते आते हम लोग डबल कर लेंगे, तो ये भी एक वेलकमिंग बात है। दूसरा, यूके को अब ज्वाइन करवाने की बात की जा रही है, जो कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है गुरुग्राम में, वहां पर, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बेसिकली इसका काम क्या है,
इंडियन ओशन के वाटर्स में, इंडियन ओशन के वाटर्स मतलब हो गया इंडियन ओशन के एक ब्रांच हो गया अरेबियन सी, एक हो गई बे ऑफ बंगाल, दोनों में इंक्लूडिंग इंडियन ओशन इटसेल्फ, ऐसे करके पूरे वाटर्स में जो कुछ भी हो रहा है अपडेट, उसको मॉनिटर करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो है वो गुरुग्राम में स्टैब्लिश किया जा चुका है, और उसी में अब यूके को भी पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं और ज़्यादा कोलैबोरेशन का स्कोप दिखा रही है कि नेवी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंगेजमेंट बढ़ेगी। इसके अलावा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 है, जो कि इंडिजीनियसली डेवलप किया जाएगा, उसमें भी अब यूके की तरफ से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, चाहे वो रिसर्च कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके और मार्केट में जो दूसरे कंट्रीज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिमांड है, उनकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके, राइट। इसके अलावा आप देखोगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में यूके का रोल क्लियर है कि वो डेमोक्रेटिक मैनर में एंगेज करना चाहता है, तो ऐसे में इंडिया एक अच्छा ऑप्शन है यूके के लिए भी, जैसे कि यूएसए इंडिया पे रिलाय कर रहा है, क्योंकि चाइना का राइज ये देखो पूरी दुनिया के लिए सरदर्दी है, राइट। तो ऐसे में बैलेंस क्रिएट करने में इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास में है नहीं, तो वो भी एक और आप देख सकते हो ऑप्शन है जिसमें एंगेजमेंट और बढ़ेगी। तो ये चीज़ें बताई हुई है। और दूसरा आपको पता ही है कि कॉमनवेल्थ मेंबर्स की बात की जाए, क्योंकि कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज़ हैं जो जिन कंट्रीज़ पे पहले यूके का रूल हुआ करता था, तो अब आपको थोड़ा सा ये भी देखना है कॉमनवेल्थ की जो ग्रुपिंग है उसके बारे में भी डिटेल आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से रीड आउट करनी है, राइट। ये उन कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है जिन कंट्रीज़ पर पहले यूके राज कर चुका है, कॉलोनीज बना चुका है। बेसिकली ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वाला जो पूरा प्रोविज़न है, इसको स्टार्ट क्यों किया गया था, इसके पीछे वजह ये है कि यूके की डोमिनेंस एकदम से डिक्लाइन कर गई थी 1940s के बाद में, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और यूके की जो पावर थी वो डिक्लाइन कर गई। तो ऐसे में यूके ने अपने इन कॉलोनीज़ के साथ में एक एग्रीमेंट किया कि भाई आप हमारी कॉलोनीज़ नहीं हो, पर आप हमारे साथ रिश्ते तो रखो एटलीस्ट, ठीक है। तो ऐसे में फिर ये कॉमनवेल्थ ग्रुपिंग स्टैब्लिश हुई थी, ओके। दूसरी तरफ आप देख सकते हो यूके वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, तो दूसरी तरफ अगर देखोगे इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बोला जा रहा है यहाँ पे, ओल्डेस्ट में तो अब डेमोक्रेसी का अगर स्टैंडर्ड देखो तब तो देखो यूएसए होता है, ठीक है, पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट में आप कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसे में जो मेन चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। कंटेंट आपको मिल ही जाएगा, न्यूज़पेपर ऐसे कैसे शेयर करता हूँ ही मैं, आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। थैंक यू।